आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब तक आपने सुना एल्डर सोमेश, शिक्षक अनुपमा और आरव ने गौतमी की साधना तकनीक की दुष्प्रभाव के बारे में बात की। फिर विपुल आरव से मिलने आया और सागर के बारे में बताया। फिर बाद में आरव चिराग के साथ रोहित झा के आंगन में पहुंच गया। अब आगे रोहित झा मार्शल रोल के शीर्ष 10 में एक शीर्ष प्रतिभा थे। अगर आज आरव लोगों की खोज करने के लिए उनके निवास में प्रवेश करता है, तो भविष्य में उनके पास महान मार्शल अकादमी में रहने का चेहरा कैसे होगा? आरव के ये शब्द रोहित झा के लिए अभूतपूर्व शर्म और अपमान थे। रोहित झा के उग्र क्रोध का सामना करते हुए आरव ने इसे अनदेखा करना चुना। उसने अपनी चाल चली और रोहित झा के आंगन की ओर बढ़ गया। मृत्यु को आमंत्रित करना। गुस्से में रोहित झा ने आरव की ओर एक हथेली पटकी, लेकिन आरव ने इसे नहीं देखा और बिना किसी परवाह के गेट की ओर चला गया। धमाका, हथेलियों के बीच एक हिंसक टकराव। रोहित झा और चिराग दोनों कई कदम पीछे हट गए। स्पष्ट रूप से ये एक ड्रॉ था। चिराग, क्या तुमने वास्तव में हमला करने की हिम्मत की? रोहित झा गुस्से में दहाड़ा। चिराग ने एक ज़ोंबी जैसा चेहरा बनाया जो 10,000 साल में नहीं बदलेगा और कहा, मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जब तक तुम आरव पर हमला नहीं करते तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर तुम हमला करते हो तो मैं चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखूंगा। तुम। रोहित झा चिराग से पूरी तरह हार गया। इस आदमी की कोई रग नहीं फूटी। आरव तेज नहीं चला, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुके। ऐसा लग रहा था कि वो आंगन में प्रवेश करने वाला है। इस समय रोहित झा को शर्म और अपमान का एहसास हुआ, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो झा परिवार का गौरव था और ग्रेट मार्शल एकेडमी में स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था। उसे कब से इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा था? आरव ने वास्तव में इतने लोगों के सामने अपने निवास में प्रवेश करने और तलाशी लेने की हिम्मत की। सबसे घृणित बात यह थी कि वो उसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। वहां रुक जाओ, आरव, रोहित झा चिल्लाया। आरव आगे बढ़ता रहा, जैसे कि उसने सुना ही ना हो। रुको, मैं उसे बाहर बुलाता हूं। रोहित झा टूट गया और आखिरकार समझौता करने का फैसला किया। दरअसल जब उसने ऐसा कहा तो आरव ने आखिरकार अपने कदम रोक दिए। वो रोहित झा की ओर देखने के लिए मुड़ा। जाहिर है वो रोहित झा के बुलाने का इंतजार कर रहा था। रोहित झा वाकई अभी किसी को मारना चाहता था। आरव की हरकतों ने पहले ही उसके चेहरे को पूरी तरह से धूल में मिला दिया था। हालांकि आरव आखिरकार अंदर नहीं आया, क्योंकि वो मोहिनी आहूजा को बाहर बुलाने के लिए तैयार हो गया था। इसलिए उसने हार मान ली। आरव वाकई एक जीनियस होने के लायक है, जो 9 हेवन रोड से गुजरा। उसने वाकई रोहित झा के चेहरे को इस तरह से धूल में मिलाने की हिम्मत की। हे, रोहित झा आम तौर पर बहुत घमंडी होता है। आज आखिरकार किसी ने उसे रोक लिया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, रोहित झा हेवन रैंक इलाके में अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए अपने चाचा के अधिकार पर निर्भर था। बहुत से लोगों को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। आज कोई और आया जो और भी ज्यादा जंगली है, और उसने रोहित का दूसरे चाचा का चेहरा भी झाड़ने की हिम्मत की। क्या उसका चेहरा झाड़ना कोई आसान काम नहीं है? सिवाय इसके कि चिराग जैसा घमंडी व्यक्ति वास्तव में आरव के साथ आने के लिए को तैयार है। ये मुझे हैरान करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आरव ने उसे पहले ही अपने गुलाम के तौर पर ले लिया है? ऐसा नहीं लगता। शायद उनके बीच किसी तरह का समझौता है, और यह समझौता चिराग के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो रोहित झा को नाराज करने का जोखिम उठाने को तैयार है, ताकि वो किराए का गुंडा बन सके। हाँ, रोहित झा को देखो, जो किसी को मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पाता। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। वाकई बहुत मजेदार। आरव को आज बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आने वाले अंतहीन परीक्षण शायद इतने आसानी से नहीं चलेंगे। चाहे एल्डर प्रकाश हो
या रोहित झा, वे आरव को मारने में शायद कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे वे हेवन रैंक के थे। कई लोग फुसफुसा रहे थे, यहां तक कि आवाज के जरिए भी संवाद कर रहे थे। उनकी बातचीत से पता चलता था कि हेवन रैंक इलाके में रोहित झा लोगों की राय नहीं जीत पा रहे थे। कई लोग शो देखते समय उनके दुर्भाग्य पर गर्व करने की मुद्रा में थे। रोहित झा के चेहरे को साफ करने के लिए आरव को बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। झा परिवार शर्मा परिवार का गुप्त प्रतिद्वंद्वी था, ये बात वो पहले से ही जानता था। चूंकि प्रकाश झा दिन के उजाले में उस पर घात लगा सकता था, इसलिए रोहित झा उससे दोस्ती करने की हद तक नहीं जाएगा। चूंकि मोहिनी आहूजा रोहित झा के घर में दिखाई दी थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि वो उससे सुरक्षा मांगने आई थी। उस स्थिति में आरव और रोहित झा स्वाभाविक रूप से दुश्मन थे। आरव को अपने दुश्मनों के सामने चेहरा बचाने की आदत कभी नहीं रही। फिलहाल रोहित झा का चेहरा गंभीर था और वो अतुलनीय रूप से परेशान था। चाहे उसने कितना भी हिसाब लगाया हो, उसे उम्मीद नहीं थी कि चिराग वास्तव में आरव का बॉडी गार्ड बनने को तैयार है। तुम अभी भी वहां क्यों छुप रहे हो? मेरे लिए यहां आओ, रोहित झा ने धीमी आवाज में चिल्लाया। अभी रोहित झा को मोहिनी आहूजा को अपने साथ लेकर कुछ पछतावा हो रहा था। उसके मन में वासना के एक पल ने उसे इतनी बड़ी समस्या दे दी थी। रोहित झा की चीख के बाद एक सुंदर और आकर्षक आकृति द्वार पर दिखाई दी। ये बिल्कुल मोहिनी आहूजा थी। मोहिनी आहूजा के कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे वो कुछ फटी हुई लग रही थी। उसका रंग भी बहुत मुरझाया हुआ था। उसकी देवी का वो पुराना रूप कहा गया। वो बाहर की स्थिति पर नजर रख रही थी और जानती थी कि वो शायद आज चीजों को ठीक नहीं कर पाएगी। शुरू में उसने सोचा कि रोहित झा को अपना समर्थक पाकर वो इस संकट से बच सकती है। इसी कारण से उसने अपनी शरीर को भी अर्पित कर दी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि रोहित झा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहित झा, मैं मोहिनी आहूजा ने रोहित झा की ओर कमजोरी से देखा। रोहित झा के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन फिर भी वो उसके सामने खड़ा हो गया। इस हरकत से मोहिनी आहूजा बहुत खुश हुई। रोहित झा स्वाभाविक रूप से उसे धोखा नहीं देगा। अब स्थिति पहले से ही बहुत स्पष्ट थी। मोहिनी आहूजा कोई ऐसी थी जिसकी रक्षा वह रोहित झा कर रहा था। अगर आरव अपने विवेक से उससे निपटता तो आज वो अंततः अपनी प्रतिष्ठा खो देता। अभी जब आरव आंगन में घुसना चाहता था तो वो उसे रोकने के लिए खुद को खींच नहीं पाता था। लेकिन अब चिराग और आरव के लिए किसी को सीधे अपने नीचे से ले जाना इतना आसान नहीं होने वाला था। इसके अलावा यह मामला पहले ही भड़क चुका था। जब तक वो थोड़ी देर और रुकता, जब तक कि उसके दूसरे चाचा प्रकाश झा नहीं आ जाते, तब तक आरव भी बेलगाम होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए, रोहित झा ने आरव से कहा। आरव को रोहित झा की हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था। यह सुनकर उसने सिर हिलाया और पूछा, मोहिनी आहूजा, मैं तुमसे पूछता हूं कि सिबेश शाह और श्रीतम सिन्हा ने नंदिनी को धमकाया था। क्या तुम और सागर ही आग में घी डाल रहे थे? मोहिनी आहूजा ने जब उसकी बात सुनी तो वह चुपके से घबरा गई। उसने नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में इसी मामले के लिए यहां आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी जल्दी आ गया। मोहिनी आहूजा के दिमाग में बिजली की तरह चमक उठी और उसने खुद से सोचा कि इस मामले में पहले से ही कोई गवाह नहीं था। उस समय केवल 4 लोग मौजूद थे। सिबेश शाह और श्रीतम सिन्हा पहले ही मर चुके थे। सागर भाग गया। जब तक वो साफ इनकार करती रही, आरव उसका क्या कर सकता था? इस बिंदु तक सोचते हुए मोहिनी आहूजा चिल्लाई, आरव, मुझे पता है कि हमारे बीच अतीत में कुछ मतभेद थे, लेकिन वो सब सागर की वजह से हुआ था। हर कर्ज का अपना लेनदार होता है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। आरव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, बहुत हो गई बकवास। मैंने तुमसे सिर्फ नंदिनी के मामले के बारे में पूछा था। मोहिनी आहूजा ने जैसे ही ये सब सोचा, उसका दर्द थोड़ा कम हो गई। छाती फुलाते हुए उसने सच्चाई से कहा, नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। मैं तो ये भी नहीं जानती कि नंदिनी कौन है, तो मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूं? सच में? बेशक ये सच है। मोहिनी आहूजा का आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो फिर तुम कैसे समझाओगी कि तुम और सागर भ्रमरी आत्मा टॉवर परीक्षण के दिन पहले सिबेश शाह की तलाश कर रहे थे? आरव ने पूछा। सिबेश शाह मुख्य शिष्य है सामान्य मामलों के विभाग का। सागर उससे दोस्ती करना चाहता था। क्या इसमें कुछ गलत है? तुम ही स्पष्ट रूप से सिबेश शाह को नाराज करने वाले थे, फिर भी तुम मुझ पर अपराध थोपना चाहते हो।
ये कैसा मजाक है। मोहिनी आहूजा भी एक तेज तर्रार महिला थी। जिस क्षण उसने खुद को संभाला, उसने इसके बजाय रिवर्स चेकमेट किया। आरव ने मोहिनी आहूजा को देखा और अचानक मुस्कुराया। वो तब तक मुस्कुराता रहा जब तक मोहिनी आहूजा को दिल की गहराई से लगातार ठंडक महसूस नहीं हुई। हे, एक चालाकी भरी ज़बान। अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। मेरे पास ये साबित करने के तरीके हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या झूठ। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो हमारे पिछले गिले शिकवे अब से मिट जाएंगे। लेकिन अगर ये झूठ है, मैं आरव महिलाओं को नहीं मारता। अपने डेंटियन को खुद ही अपंग बना लो और ग्रेट मार्शल अकादमी से चले जाओ। पहले के मामले भी इसी तरह साफ हो जाएंगे। आरव ने सहजता से कहा, मैं नहीं जा रही हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो क्या मैं वापस भी आ सकती हूं? मोहिनी आहूजा ने सीधे मना कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में वो आरव के साथ नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो। आरव ने जो कहा वो सच हो या झूठ, मोहिनी आहूजा ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर आरव ने जो कहा वो सच था तो इस घटना का निश्चित रूप से उससे संबंध था। क्या वो फिर भी भाग सकती थी? अगर आरव ने जो कहा वो झूठ था तो उसने उसे धोखा देने के लिए ऐसा किया। उसका परिणाम अच्छा कैसे हो सकता था? इस बिंदु पर आरव ने बस मोहिनी आहूजा को अनदेखा कर दिया। वो जाए या न जाए, ये उस पर निर्भर नहीं था। आप क्या सोचते हैं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहित? आरव ने रोहित झा की ओर देखा और पूछा। इरादा पहले से ही स्पष्ट था। अगर वो सहमत है तो बातचीत से सब कुछ तय हो सकता है। अगर वो असहमत है तो लड़ाई। रोहित झा स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होगा। इतने सारे लोग देख रहे थे। ज्यादा दूर मत जाओ। आरव, क्या तुम सोचते हो कि तुम अनुशासन हॉल के एल्डर हो? तुम किसी को भी अपने साथ लाना चाहते हो और उन्हें तुम्हारे पीछे आना ही पड़ता है। रोहित झा ने धीमी आवाज में कहा, बेशक मैं अनुशासन हॉल का एल्डर नहीं हूं। अगर मैं अनुशासन हॉल का एल्डर होता तो मैं जिसे भी मौत की सजा सुनाता उसे मरना ही पड़ता। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये शब्द सभी समझ गए। आरव प्रकाश झा द्वारा सार्वजनिक रूप से घात लगाए जाने की घटना पर मजाक कर रहा था। आरव, शहतूत की ओर इशारा करते हुए टिड्डे को मत डांटो। मैं खुद ही अनुशासन हॉल को इस मामले की रिपोर्ट करूंगा। अनुशासन हॉल इसकी तह तक जाएगा और तुम्हें न्याय देगा। रोहित झा ने व्यंग्यात्मक ढंग से ठहाका लगाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास के दर्शकों के बीच तुरंत बड़बड़ाहट शुरू हो गई। कौन नहीं जानता था कि अनुशासन हॉल का पहला एल्डर उसका दूसरा चाचा था? क्या इस मामले के अनुशासन हॉल में पहुंचने के बाद भी न्याय की बात की जा सकती है? चूंकि ऐसा है, इसलिए हम बात करने के लिए केवल मुट्ठी का उपयोग कर सकते हैं। आरव ने और सांस बर्बाद नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और एक 8 लेयर वेव को छोड़ दिया। अब जबकि आरव पहले से ही 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में चरम पर था, 8 लेयर वेव अविश्वसनीय शक्ति से भरा हुआ था। रोहित झा ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि आरव तुरंत हमला करेगा, इसलिए वो हमला करने में पीछे रह गया। लेकिन रोहित वो मार्शल रोल के शीर्ष 10 में एक शिखर चरित्र होने के योग्य था। वो इस बिंदु पर पीछे नहीं हटा, बल्कि इसके बजाय वो उसी तरह एक मुट्ठी के साथ आगे बढ़ा और आरव से भिड़ गया। रोहित का मुट्ठी आरव को पहले जाके लगने वाला था, भले ही वह प्रहार बाद में मार था। माध्यम ग्रेड टियर 2 मार्शल तकनीक, प्रांजना मुट्ठी। रोहित झा के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान चमक उठी, जैसे उसने आरव को बुरी तरह घायल होते और खून की उल्टी करते देख रहा है। 9वें स्तर के एक छोटे कद के सार क्यूई क्षेत्र ने उसके सामने एक चाल चलने का साहस किया। अगर वो मौत को दावत देना नहीं था तो क्या था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेकिंग वेव लियोर्ड पाम कितना शक्तिशाली था। ये एक अधूरी टियर 1 मार्शल तकनीक थी। प्रथम स्तर के आत्मा संघ क्षेत्र मार्शल कलाकारों के साथ व्यवहार करते समय अभी भी कुछ उपयोग था। वो कौन था? रोहित झा, पीक 3rd लेवल आत्मा संघनन क्षेत्र और मार्शल रोल के शीर्ष 10 में एक शिखर चरित्र। स्टेकिंग वेव लेड पाम की तुलना में मिडिल ग्रेड टियर 2 प्राजना पाम की ताकत एक स्तर अधिक थी। सार ऊर्जा के मामले में वो आरव से एक स्तर से ज्यादा शक्तिशाली था। सभी ने सोचा ये मुक्का लगने के बाद आरव गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जिस तरह से रोहित झा ने इसे देखा, आरव मौत की तलाश कर रहा था। वो चिराग से सावधान था, लेकिन आरव से नहीं। हालांकि आरव हाल ही में सुर्खियों में था, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत हाल ही में उन्नत हेवन रैंक के छात्रों की तुलना में थोड़ी अधिक थी। तीसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र
और 90 स्तर की सार क्यूई क्षेत्र पूरी तरह से अलग भार वर्गों में है। धमाका, एक हिंसक टकराव। रोहित झा गतिहीन रहा, लेकिन आरव एक दर्जन से ज्यादा कदम पीछे गिर गया। रोहित झा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो इस हथेली के प्रभावों से बहुत नाखुश था। परिणाम उसकी उम्मीदों से बहुत अलग था। हालांकि ये एक जल्दबाजी में लिया गया जवाब था, लेकिन उसने 70 से 80% सार ऊर्जा एकत्र कर ली थी। 90 स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के लिए इसका सामना करना असंभव था। लेकिन आरव के साथ वर्तमान में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही थी, सिवाय इसके कि उसकी सार ऊर्जा थोड़ी अव्यवस्थित थी। एक तीसरे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में एक छोटे से 90 स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को पूरी तरह से कुचलने में असमर्थ था। रोहित झा जब भी सुनता था कि आरव कितना राक्षसी है, तो वो अपनी नाक सिकोड़ लेता था। अब जब वो व्यक्तिगत रूप से आरव से मेल खाता है, तो उसे आरव की राक्षसता की डिग्री का एहसास हुआ। नहीं, आरव वास्तव में ठीक है, वो प्रांजना हथेली थी। मुझे अभी भी लगा कि आरव बहुत लापरवाह है। मुझे नहीं लगा कि उसकी ताकत वास्तव में इतनी महान थी। बस अभी उस हथेली के आधार पर वो शायद पहले से ही मार्शल रोल में मजबूती से प्रवेश कर चुका है ना? काफी हद तक। बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शन भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा। किसी को यह जानना था कि लड़ाई देखने वाले सभी हेवन रैंक के छात्र थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मार्शल रोल के विशेषज्ञ थे। वे सभी प्रांजना पाम की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वो एक मध्यम ग्रेड की टेयर टू मार्शल तकनीक थी। इसके अलावा उन्होंने सुना कि रोहित झा ने इसे पहले ही बड़ी सफलता रैंक तक प्रशिक्षित कर लिया था। इसमें असाधारण शक्ति थी। आरव वास्तव में उसके साथ हथेली का आदान प्रदान करने के बाद बिल्कुल ठीक था। आरव का पहले का प्रदर्शन वास्तव में काफी राक्षसी था, लेकिन चाहे कितना भी राक्षसी क्यों न हो, इसका मतलब केवल यह था कि उसकी क्षमता असीम थी। यह दर्शाता नहीं था कि उसकी ताकत कितनी महान थी। आरव की पिछली झड़पें सभी सार क्यूई क्षेत्र के भीतर थी। यहां तक कि सिबेश सा भी एक आधाकदम आत्मा संघन क्षेत्र था। हेवन रैंक के छात्रों के बीच रखे जाने पर सिबेश सा की ताकत रैंकिंग के निचले भाग में सबसे कम थी। भले ही आरव अब 90 स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंच गया हो, लेकिन जिस तरह से कई लोगों ने इसे देखा, वो औसत हेवन रैंक के छात्रों की तुलना में थोड़ा ही मजबूत था। लेकिन अब जाकर हेवन रैंक के छात्रों को समझ में आया कि आरव के पास पहले से ही उनके बराबर में आने की ताकत है। वर्तमान आरव अब एक महीने पहले वाला फर्स्ट लेवल सार क्यूई क्षेत्र का नौसिखिया नहीं रह गया था। वो एक सच्चा मार्शल रोल विशेषज्ञ था। अपनी अव्यवस्थित सार ऊर्जा को शांत करने के बाद आरव ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। अरे, अगर तुम शो देखते रहोगे तो इस जगह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आरव चिराग के प्रदर्शन से बहुत असंतुष्ट था। वो जानता था कि चिराग अपनी ताकत की जांच करने के लिए रोहित झा का हाथ उधार लेना चाहता था। इससे वो बहुत नाराज हो गया। अभी बहुत अचानक हुआ, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। चिराग ने ठहाका लगाया। आरव का सामना करते हुए चिराग ने अपना ज़ोंबी चेहरा हटा दिया, जो 10,000 साल में भी नहीं बदलेगा, और शर्म से मुस्कुराया, जिससे रोहित झा और भी उदास हो गया। किसने कहा कि चिराग मूर्ख है? वो चील की तरह तेज था। आरव ने अपनी आंखें घुमाई और उससे परेशान नहीं हुआ। उसने केवल इतना कहा, मैं हमला कर रहा हूं, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। आरव के शब्दों ने सभी को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि वो अभी पीछे हट गया था, लेकिन रोहित झा और उसके बीच का अंतर भी बहुत स्पष्ट था। यह स्पष्ट था कि बहुत उम्मीद नहीं थी। वो अभी भी इस तरह की परिस्थिति में मूर्ख बनना चाहता था। आरव ने इंस्टेंट फ्लैश को सक्रिय किया और रोहित झा पर एक उंगली उठाई और कहा, अब्सोल्यूट यंग फिंगर। वर्तमान में आरव द्वारा छोड़े गए अब्सोल्यूट यंग फिंगर की ताकत पहले ही 8 लेयर वेव को पार कर चुकी है। स्पिरिट ब्रिसल डिवाइन किंग की साधना विधि कोई मजाक नहीं थी। मृत्यु को आमंत्रित करना। रोहित झा ने एक ही विधि का उपयोग करके विभिन्न स्थितियों का जवाब दिया। प्रांजना पाम को एक बार फिर से मुक्त किया गया, लेकिन इस बार चिराग एक दर्शक नहीं था। उसी समय जब आरव ने हमला किया, वो भी आगे बढ़ गया। चिराग ने रोहित झा पर अपना पैर घुमाया। आरव के हमले की तुलना में चिराग के हमले में स्पष्ट रूप से अधिक खतरा था। दोनों के पिंसर हमले के तहत रोहित झा को जरा भी घबराहट नहीं हुई। रोहित झा की चाल तकनीक भी चिराग की तुलना में 1.5 गुना अधिक गति के साथ एक वास्तविक टेयर टू मार्शल तकनीक थी।
ये 1.5 बार का समय अंतर था जिसने उसे आरव को हथेली से पीछे धकेलने में सक्षम बनाया और चिराग के पैर को बाल बाल बचा लिया। इस समय मार्शल रोल पर नंबर 10 के रूप में रोहित झा की ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। जल्द ही तीनों लोग युद्ध में उलझ गए। दोनों दलों के बीच वास्तव में इतनी लड़ाई हुई कि कोई भी पक्ष दूसरे को कुछ नहीं कर सका। बेशक लड़ाई का नेतृत्व अभी भी रोहित, झा और चिराग ही कर रहे थे। आरव को एक सहायक में बदल दिया गया था। आरव को सहायक भूमिका में होने से कोई परेशानी नहीं थी। वो जानता था कि वो रोहित, झा के मुकाबले का नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर चिराग को पानी में खींच लिया। रोहित, झा और चिराग अपनी भयंकर लड़ाई में मशगूल थे। वो कभी कभी कोई ऐसा विकर्षण फेंक देता था जो रोहित, झा को तुरंत परेशान कर देता था। इससे रोहित, झा इतना उदास हो गया कि उसे खून की खांसी आ गई। रोहित, झा चिराग से थोड़ा सावधान था, लेकिन मार्शल रोल पर उसका नंबर 10 प्रकाश झा के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी ताकत वास्तव में अतुलनीय रूप से महान थी। चिराग के साथ मुकाबला करते हुए उसे 100 एक्सचेंजों के भीतर उसे हराने का भरोसा था, लेकिन आरव के साथ परेशानी पैदा करने से इसने तेजी से दबाव को काफी बढ़ा दिया। हालांकि आरव के हमले से उसे ज्यादा खतरा नहीं था। आरव की हमलावर शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी, यहां तक कि वो रोहित, झा 8 लेवर वेव या एब्सोल्यूट यंग वेव का सामना करने में बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेगा। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से इसने रोहित, झा की ताकत को भी साबित कर दिया। वो 2 लोगों से अकेले लड़ते हुए भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं था। मार्शल रोल में शीर्ष 20 सभी पागलों का झुंड है। मार्शल रोल की आखिरी लड़ाई के बाद रोहित, झा और चिराग बहुत मजबूत हो गए। मार्शल रोल के शीर्ष 20 छात्र एक अलग स्तर के हैं। शीर्ष 20 और अगले 20 की शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। शीर्ष 20 छात्रों की रैंकिंग भी बदल जाएगी, लेकिन अधिकांश समय ये अंतर स्वैपिंग पोजीशन होती है। रैंक 20 के बाद वालों के लिए अंदर घुसने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतने लंबे समय के बाद केवल चिराग जैसा पागल ही शीर्ष 20 में आ सकता है। मुझे लगता है कि वो अगला वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन बन सकता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये बबुआ बहुत भयंकर है। न केवल उसका साधना क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, बल्कि उसकी मार्शल तकनीक भी अकल्पनीय रूप से तेजी से सुधरती है। हालांकि वे दोनों लोग कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे आरव जितने राक्षसी नहीं है। वो आदमी तो इंसान ही नहीं है। अगर नवी लेवल के किसी दूसरे सार क्यूई क्षेत्र को इस लड़ाई में शामिल किया जाता तो नतीजा एक ही झटके में खत्म हो जाता। आरव न केवल खुद की रक्षा कर सकता है, बल्कि वो रोहित, झा के लिए भी कभी कभी मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसके बारे में अब और बात मत करो। वो बबुआ हमसे अलग दुनिया में रहने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वो 10 राज्य संगठन के मुख्य शिष्य बन जाएगा, है ना? सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन के पास भी ये योग्यता नहीं है। मार्शल रोल के शीर्ष 20 के बीच मुकाबला देखना इतना आसान नहीं था। हेवन रैंक के कई छात्र इस पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अंतिम पड़ाव अभी भी आरव पर था। आरव की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। कई छात्रों ने खुद को लड़ाई में शामिल कर लिया, लेकिन उनके लिए यह निराशाजनक था कि वे आरव जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कहने का मतलब यह था कि आरव उनमें से अधिकांश से पहले से ही बहुत अधिक शक्तिशाली था। ग्रेट मार्शल अकादमी में लगभग 400 से 500 स्वर्ग रैंक के छात्र थे और केवल शीर्ष 100 ही मार्शल रोल में प्रवेश कर सकते थे, मार्शल रोल के विशेषज्ञ बन सकते थे। ये 100 लोग सभी कुलीनों में कुलीन थे। उनमें से अधिकांश ने सिबेश सा की तरह अपनी क्षमता समाप्त कर दी थी। हेवन रैंक के छात्रों के बीच औसत दर्जे के लोग बन गए थे। यह स्पष्ट था कि आरव उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि मार्शल रोल रैंकिंग में सबसे पीछे के छात्रों को भी आरव के सामने अपनी हीनता पर शर्म महसूस हुई। जैसे ही हर कोई अपनी भावनाओं में डूबा हुआ था, युद्ध के लिए अचानक एक विकास की स्थिति बन गई। कौन जानता था कि कब आरव के हाथ में एक नीली लटकन वाली तलवार आ गई। उसके पूरे आभा मंडल में एक बड़ा परिवर्तन आया। इस समय आरव का पूरा व्यक्तित्व एक बिना म्यान वाली तलवार की तरह था, असामान्य रूप से तीक्ष्ण। रोहित, झा और चिराग एक भयंकर युद्ध के बीच में थे। जब उन्होंने उस आभा मंडल को महसूस किया तो वे दोनों चौंक गए, लेकिन आरव ने उसे प्रतिक्रिया करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। तलवार की एक धार रोहित की सिर की ओर चली। इस तलवार की टाइमिंग को खूबसूरती से समझा गया था। रोहित, झा और चिराग हमला करने की प्रक्रिया में थे। उनकी वर्तमान स्थिति को आसानी से बदला या रोका नहीं जा सकता था। वो चिराग द्वारा बंधा हुआ था,
इसलिए उसके लिए खुद को मुक्त करना कैसे आसान हो सकता था। इस तलवार ने रोहित झा के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उस भयानक तलवार की मंशा स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को चीर सकती थी और सीधे उसका सिर काट सकती थी। संकट के इस क्षण में रोहित झा चिराग से निपटने की परवाह कैसे कर सकता था। उसने बलपूर्वक अपना कदम आधे रास्ते से वापस खींच लिया और सीधे नीचे छलांग लगाया। तलवार की वो धार उसके सिर के ऊपर से गुजरी और उसके सिर को छू गई। ये कहना ही होगा कि रोहित झा की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसके छलांग ने न केवल आरव की घातक तलवार को चकनाचूर कर दिया, बल्कि चिराग की चाल को भी चकनाचूर कर दिया। जबकि रोहित आरव की घातक तलवार से बच गया, तलवार की उस धार ने फिर भी उसके सिर के टुकड़े को चकनाचूर कर दिया। फिलहाल रोहित झा एक भिखारी की तरह अस्त व्यस्त था। किसी विशेषज्ञ की कोई कृपा कहा थी। स्पिरिट आर्टिफैक्ट। ये निश्चित रूप से एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट था। कई छात्रों ने आरव के हाथ में तलवार को पहचान लिया और आश्चर्य से कहा, हे भगवान, आरव के पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट क्यों है? संपूर्ण ग्रेट मार्शल अकादमी में इल्यूशनरी स्पिरिट टॉवर के अलावा केवल प्रधान आचार्य के पास ही स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। आरव का स्पिरिट आर्टिफैक्ट कहां से आया? जैसे ही आरव की कांगहुआ तलवारें खींची गई, तुरंत हंगामा मच गया। एक नश्वर देश में आत्मा कलाकृतियों की कमी पहले से ही एक हद तक निराशा तक पहुंच गई है, जिससे लोग बने। श्यामनगर के पूरे राज्य में स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स की संख्या एक हाथ की उंगली से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वास्तव में आरव के हाथ में एक था। आश्चर्य के बाद लगभग सभी छात्रों की निगाहें लालच भरी थी। इसने वास्तव में लोगों को प्रशंसा, ईर्ष्या और नफरत करने पर मजबूर कर दिया। किसी को यह जानना होगा कि यदि किसी मार्शल आर्टिस्ट के पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, तो ये उनकी युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, विशेष रूप से कांगहुआ तलवारों की तरह एक आक्रमण प्रकार का स्पिरिट आर्टिफैक्ट। और आरव द्वारा प्रकट की जा सकने वाली एक श्वसन कलाकार की शक्ति 10% भी नहीं थी। केवल क्रिस्टल फॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट ही एक स्पिरिट आर्टिस्ट की असली शक्ति को उजागर कर सकते हैं। यदि एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट के पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट होता है, तो वे उसी क्षेत्र में दूसरे पर पूरी तरह से हावी हो सकते हैं। लेकिन अब एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट वास्तव में 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के हाथों में रखा गया था। परमेश्वर के अच्छे उपहार की ये कैसी लापरवाही भरी बर्बादी है। आरव ने अन्य लोगों के आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया और बस लापरवाही से पूछा, अब क्या मैं उसे दूर ले जा सकता हूं? आरव की बातें सुनकर मोहिनी आहूजा की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने नहीं सोचा था कि आरव रोहित झा को भी हरा सकता है। रोहित झा मार्शल रोल में 10वें नंबर पर था। रोहित झा भी उसे आश्रय नहीं दे सका, तो क्या वो निश्चित रूप से मर नहीं जाएगी? आरव, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। रोहित झा पहले से ही पूरी तरह से क्रोधित था। वो किसी भी कीमत पर आरव को मारना चाहता था। अगले ही पल रोहित झा के शरीर से एक भयावह आभा उभरी। उसने दोनों हाथों को हल्के से ऊपर उठाया। हथेलियां आसमान की ओर थी। उसकी हथेलियों के बीच में मिट्टी पीले रंग की सार ऊर्जा संघनित हो गई। उस भयावह दबाव ने लोगों का दम घोंट दिया। ये आभा है। हाई ग्रेड टेयर टू मार्शल तकनीक, हेवन फीलिंग पाम। तुम्हें सावधान रहना होगा, आरव। चिराग ने गंभीरता से उसे चेतावनी दी। आरव का चेहरा भी इसी तरह गंभीर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित झा के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता है। बस ये भयावह आभा पहले से ही 3रे स्तर की आत्माओं की शक्ति को पार कर गई थी। एक हाई ग्रेड के टेयर टू मार्शल टेक्निक की ताकत असाधारण थी। आरव अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए खड़ा था और उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई गंभीरता थी। आरव, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे भड़काने की कीमत चुकानी पड़ती है। जाओ और मर जाओ। अभी रोहित झा पूरी तरह से अपना विवेक खो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, आरव को मारना। उसने दोनों हथेलियां एक साथ रखी और मिट्टी पीली चमक बाहर निकल आई। अगला एक भयानक हमला होने वाला था। लेकिन ठीक इस समय एक आवाज आई, रोहित, इसे यही रहने दो। इस आवाज के सुनाई देने के ठीक बाद रोहित झा अचानक जाग गया। उसके बाद उसकी आभा भी अदृश्य रूप से गायब हो गई। यह देखकर कि रोहित झा का हेवन फीलिंग पाम रुक गया, आरव न केवल शांत हुआ, बल्कि उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। हेवन रैंक के उन छात्रों ने अपने आप रास्ता खोल दिया और प्रकाश झा भीड़ से बाहर निकल आया। हर कोई हैरान था। जिसने रोहित झा को रोका वो वास्तव में प्रकाश झा था।
क्या हुआ? क्या प्रकाश झा को आरव के मरने की सबसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी? उसका चरित्र अचानक क्यों बदल गया? रोहित झा धीरे धीरे आरव और बाकी दो के सामने चला गया। रोहित झा और चिराग ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, एल्डर प्रकाश। केवल आरव उदासीन रहा। जब तुम मुझे देखते हो तो अभिवादन करना भी नहीं जानते। वास्तव में बिना परवरिश के आरव के व्यवहार को देखकर प्रकाश झा का गुस्सा तुरंत भड़क गया। आरव ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने 9 हेवन रोड को पार कर लिया है और पहले से ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के बराबर का दर्जा प्राप्त कर चुका हूं। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्य का दर्जा बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों से भी अधिक है। जिसे अभिवादन करना चाहिए वो एल्डर प्रकाश होना चाहिए, है ना? आरव ने पूछा। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्यों का दर्जा असाधारण था। वे सभी लाखों प्रतिभाओं में से एक थे और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के गहन पोषण का लक्ष्य भी थे। उनके पास कई विशेषाधिकार थे। दूसरी ओर बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग केवल अकादमी के प्रबंधन में प्रधान आचार्य की सहायता करने वाले पर्यवेक्षक थे। उन्हें संप्रदाय के शिष्यों के रूप में भी नहीं गिना जाता था। इसलिए उनका दर्जा स्वाभाविक रूप से मुख्य शिष्यों जितना ऊंचा नहीं था। यह सुनकर प्रकाश झा का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत एक ठंडी सांस ली और कहा, उच्च संप्रदाय ने अभी तक आपकी स्थिति की पुष्टि नहीं की है, इसलिए आप अभी भी श्यामनगर के ग्रेट मार्शल अकादमी के शिष्य हैं। मुझे किसी प्रमुख शिष्य का दृष्टिकोण मत दीजिए। आरव ने अपने होठों को सिकोड़कर कहा, यह एल्डर प्रकाश है जो मेरे साथ एक एल्डर को हवा में उड़ा रहा है, इसलिए मुझे बस अपनी वर्तमान स्थिति स्पष्ट करनी होगी। प्रकाश झा को दुख के साथ पता चला कि वो आरव पर कभी कोई लाभ हासिल नहीं कर सका, इसलिए वो केवल विषय बदल सकता था। तुम्हारे हाथ में स्पिरिट आर्टिफैक्ट कहां से आया? इतना कीमती कलाकार, और आपने वास्तव में अकादमी को रिपोर्ट नहीं किया। प्रकाश झा को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव के हाथ में वास्तव में एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। इससे वास्तव में उसे अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या होने लगी। प्रकाश झा का अपना जीवनदायी हथियार हाई ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट था। प्रारंभ में ये उनके लिए उपयुक्त भी था, लेकिन प्रकाश झा पहले से ही एक अधिकतम क्रिस्टल फॉर्मेशन रियलम था। यदि वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट का उपयोग करता तो ये निश्चित रूप से उसकी ताकत को दूसरे स्तर तक बढ़ा देता। मूल रूप से उन्होंने स्पिरिट कलाकार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि स्पिरिट कलाकार बहुत दुर्लभ थे। लेकिन अब आरव के हाथों में वास्तव में एक आत्मा कलाकृति दिखाई दी। वो कैसे अप्रभावित रह सकता था? एक छोटे से 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के लिए एक आत्मा कलाकृति का उपयोग करना, क्या यह भगवान के उपहार को बर्बाद करना नहीं था? आरव को प्रकाश झा के छोटे विचारों के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था? यह सुनकर उसने केवल शांत भाव से कहा, आप जानते हैं कि मैंने 9 हेवन रोड को चुनौती देने से पहले एक स्वर्गदाव शपथ ली थी, इसलिए मेरे लिए इस तलवार की उत्पत्ति के बारे में रिपोर्ट करना असुविधाजनक है। यदि एल्डर प्रकाश असहज है तो आप उच्च संप्रदाय से पूछताछ कर सकते हैं। इस तलवार को एक बार शानदार प्रसिद्धि मिली होगी। मुझे विश्वास है कि पूछताछ करना मुश्किल नहीं होगा। उच्च संप्रदाय, फिर से उच्च संप्रदाय। मुझे दबाने के लिए उच्च संप्रदाय का उपयोग करना सही है? प्रकाश झा ने निराश होकर पाया कि वो वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। चूंकि आरव ने खुलेआम इस तलवार को बाहर निकालने की हिम्मत की, इससे पता चला कि इसकी उत्पत्ति के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। यद्यपि आरव ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसने इस तलवार के स्रोत का संकेत पहले ही दे दिया था। 9 हेवन रोड। 9 हेवन रोड से आया है तो ये आसान होगा। चूंकि ये तलवार 9 हेवन रोड से आई है तो आप इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? 9 हेवन रोड अकादमी का है। चूंकि आपने 9 हेवन रोड पर स्पिरिट आर्टिफैक्ट हासिल किया है, इसलिए आपको इसे अकादमी को सौंप देना चाहिए ताकि इससे निपटा जा सके। आरव ने ठहाका लगाया। इससे निपटने के लिए अकादमी को सौंपना? यह वास्तव में इसे एल्डर झा को सौंपना है ना? स्पिरिट आर्टिफैक्ट की चाहत के बारे में बस स्पष्ट रहें। इतने चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? प्रकाश झा की फेस थिकनेस डिवाइन आर्ट स्पष्ट रूप से एक अत्यंत उच्च क्षेत्र में विकसित हो चुकी थी। आरव द्वारा अपने विचारों को उजागर किए जाने के बाद उन्होंने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। ये एल्डर सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित है। मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। आपकी आत्मा कलाकृति अकादमी को सौंपे जाने के बाद इससे कैसे निपटना है, यह स्वाभाविक रूप से प्रधान आचार्य और एल्डर काउंसिल को तय करना होगा। ये आत्मा कलाकृति मूल रूप से अकादमी से आई है। आप इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? प्रकाश झा ने इसे धार्मिकता की प्रबल भावना के साथ कहा।
सिवाय जो लोग जानते थे कि वास्तव में कितने लोग इसके लिए गिरेंगे। एल्डर झा की सार्वजनिक आत्मा वास्तव में मार्मिक है, लेकिन जो मैं जानता हूं उसके अनुसार 9 हेवन रोड अकादमी के अधिकार क्षेत्र में नहीं लगता है। भले ही मुझे इसे सौंपना पड़े, यह भी संप्रदाय को सौंप दिया जाएगा। इससे आपका क्या लेना देना है? आरव ने अपने शब्दों को बिल्कुल भी नहीं रोका। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। प्रकाश झा आरव से इतना क्रोधित था कि उसकी 7 आत्माएं उसके शरीर को छोड़ने वाली थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कदम उठाने वाला था। इसके बजाय आरव उछल पड़ा और चिल्लाया, आह! एल्डर झा लोगों को मारना चाहता है। सभी मेरे लिए गवाह बनो। प्रकाश झा की भड़की हुई आग आरव की चीख से तुरंत बुझ गई। आरव की वर्तमान स्थिति असाधारण थी। अगर वो वाकई आरव को सार्वजनिक रूप से मार देता तो उसका एल्डर पद समाप्त माना जा सकता था। एक उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य की हत्या का आरोप वो नहीं उठा सकता था। उसने इस कारण से भी रोहित झा को स्वाभाविक रूप से रोक दिया। उसने नहीं सोचा था कि कुछ वाक्यों में ही वो आरव के झांसे में आ चुका था। प्रकाश झा को अचानक पता चला कि आरव एक चील की तरह था जिसने झापटने के लिए कहीं नहीं छोड़ा। कितना दुखद! ये बिल्कुल बकवास है। मैं कब लोगों को मारना चाहता था? प्रकाश झा ने ठंडी सांस ली। क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि अभी तुम्हारा इरादा हत्या करने का नहीं था? आरव ने बिल्कुल भी रियायत नहीं दी। प्रकाश झा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक बार फिर विषय बदल दिया। पहले ये भूल जाओ, मैंने सुना है कि तुम इस महिला छात्रा को निजी पूछताछ के लिए ले जाना चाहते हो। क्या आप जानते हैं कि आप एक गुप्त न्यायाधिकरण स्थापित कर रहे हैं? गुप्त न्यायाधिकरण? तो मैं आपसे पूछता हूं, एक मुख्य शिष्य को अपमानित करने का क्या आरोप है? आप, एल्डर झा, कह सकते हैं कि मेरी स्थिति अभी भी प्रामाणिक नहीं है, लेकिन मोहिनी आहूजा के पास वो योग्यता नहीं है ना? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये एक मुख्य शिष्य को अपमानित करना गंभीर मामलों में मृत्युदंड हो सकता है, लेकिन मुझे जो पता है उसके अनुसार उसने आपको अपमानित नहीं किया है। प्रकाश झा ने कहा। आपको कैसे पता कि उसने अपमानित नहीं किया और यह कुतर्क नहीं था? आरव ने पलटवार किया। सिबेश शाह और श्रीतम सिन्हा को आपने पहले ही मार दिया था। इस मामले में कोई और गवाह नहीं है। आप उसके अपराध की सजा के लिए सिर्फ अपने अनुमान पर भरोसा नहीं करने जा रहे हैं, है ना? प्रकाश झा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैंने अभी कहा, उसे बोलने के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं। अगर वो इस मामले में हिस्सा नहीं लेती तो हमारे बीच की दुश्मनी मिट जाएगी। अगर वो असंतुष्ट महसूस करती है तो मैं उससे सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग सकता हूं। क्या मजाक है? उसे बात करने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है? मुझे मत बताओ कि तुम उससे जबरदस्ती कबूलनामा करवाना चाहते हो। आरव ने सहजता से कहा। मुझे डर है कि एल्डर झा ने इस तरह की बहुत सी चीजें की है ना? हालांकि मैं एल्डर झा जितना निर्दयी नहीं हूं, इसलिए मैं इस तरह की दुर्भावनापूर्ण चीजें नहीं कर सकता। प्रकाश झा का क्रोध अभी शांत ही हुआ था कि आरव ने उसे फिर से जगाया। ये बदमाश वाकई ऐसा था जो बिना किसी कदम से सिर्फ बातों से ही लोगों को मौत के घाट उतार देता था। अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए प्रकाश झा ने धीमी आवाज में कहा, ग्रेट मार्शल एकेडमी में कौन नहीं जानता कि ये एल्डर निष्पक्ष रूप से कानून लागू करता है। अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम मेरे पास क्यों आए? ऐसे ही? ठीक है, मैं जानता हूं कि एल्डर झा अज्ञानी और अल्पज्ञ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने कभी ट्रुथ पिल नामक एक प्रकार के औषधीय पिल के बारे में सुना है? एन, आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप अनजान हैं। मैं एल्डर झा को समझाता हूं। ट्रुथ पिल एक औषधीय पिल है। अगर मोहिनी आहूजा इसे खा लेगी तो वो मेरे द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का सही सही जवाब देगी। उस समय सच्चाई स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएगी। आरव ने ट्रुथ पिल के बारे में बताया और प्रकाश झा पर चुटकी भी ली। बेकार की बात है, ये एल्डर इतनी उम्र तक जीवित रहा है और मैंने कभी भी इस तरह के औषधीय पिल के बारे में नहीं सुना है। हालांकि प्रकाश झा कीमिया दांव में विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी झा परिवार औषधीय जड़ी बूटियों का व्यवसाय चलाता था। वो औषधीय पिल से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। चूंकि उसने कहा कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, तो अगर कोई और कीमिया मास्टर आया भी तो शायद उसने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, सिवाय इसके कि ये शब्द चुपके से ये स्वीकार करने के बराबर थे कि वो अज्ञानी था। मैंने पहले ही कहा था कि एल्डर झा अज्ञानी और कम जानकारी वाला है, तो आपने इसके बारे में पहले कैसे सुना होगा? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसके बारे में पहले सुना है या नहीं।
आप जो सुनते हैं वो झूठ हो सकता है, लेकिन आप जो देखते हैं वो सच है। जब मैं उनमें से कुछ को परिष्कृत करूंगा, तो क्या एल्डर झा व्यक्तिगत रूप से इसका नमूना लेने के बाद ये नहीं जान पाएंगे कि ये असली है या नकली? उस समय मैं गारंटी देता हूं कि एल्डर झा ने पिछली रात जिस उपपत्नी के साथ बिताई थी, उसे कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव के शब्दों ने सभी को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। हंसी तभी बंद हुई जब प्रकाश झा ने एक खतरनाक नजर डाली। दक्षराज ने कीमिया दांव में बहुत व्यापक शोध किया था। उन्होंने सभी तरह के क्षेत्रों में हाथ आजमाया। दूसरी ओर शामगर राज्य के अधिकांश पिल फार्मूला मार्शल दांव के लिए लक्षित थे, या तो मार्शल कलाकारों को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए, या मार्शल कलाकारों को सार ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए, इत्यादि। इस तरह के अस्पष्ट औषधीय पिल जैसे ट्रुथ पिल को स्वाभाविक रूप से दर्ज नहीं किया जाएगा। शामगर राज्य के उच्चतम स्तर के मार्शल कलाकार क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और उनकी उम्र 300 साल से अधिक नहीं थी। अगर कोई कीमिया का ग्रैंडमास्टर भी हो, तो भी उसके पास इस तरह की अस्पष्ट औषधियों पर शोध करने के लिए कितना समय होगा? लेकिन जैसा कि आरव ने कहा, गोली असली है या नकली, यह पहचानना बहुत आसान था। बस इसे परखने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढो। औषधि के प्रभाव को नकली नहीं बनाया जा सकता। इतने सारे लोगों के देखने से नकली होने का पता तुरंत ही चल जाएगा, जब तक कि औषधि को आजमाने वाला व्यक्ति आरव द्वारा व्यवस्थित न हो। प्रकाश झा स्वाभाविक रूप से ऐसी निम्न स्तरीय भूल नहीं करेगा। घृणित बच्चा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम बाद में गंदगी को कैसे साफ करते हो। प्रकाश झा ने ठंडी सांस ली। बस इसी तरह आरव और प्रकाश झा ने मोहिनी आहूजा की किस्मत तय कर दी। जब मोहिनी आहूजा ने प्रकाश झा की बातें सुनी, तो वो जल्दी से रोहित झा के पास गई और उसकी बाह पकड़कर मदद की भीख मांगी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहित, मैं नहीं चाहता। रोहित झा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मोहिनी आहूजा लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। रोहित झा अभी भी आरव द्वारा अपमानित होने के बाद क्रोधित था और उसे लगा कि ये महिला एक उपद्रवी है। उसे उस पर दया क्यों आएगी? रोहित झा ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस मोड़ पर यह अभी भी तुम्हारे ऊपर है? कुछ देर बाद शिक्षक अनुपमा के गोली शोधन कक्ष में आरव और शिक्षक अनुपमा ने भूमिकाएं बदल ली। शिक्षक अनुपमा ने आरव की गोली शोधन के लिए तैयारी का काम किया। मैं कहता हूं, क्या तुम थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते? तुम अभी अभी 9 हेवन रोड से वापस आए हो, फिर भी तुमने पूरी अकादमी में एक और बड़ी उथल पुथल मचा दी। शिक्षक अनुपमा ने अपना काम करते हुए बड़बड़ाया। आरव वास्तव में गड़बड़ी पैदा करने में बहुत कुशल था। उसके अचानक उठने के बाद से ऐसा लग रहा था कि उसे कभी आराम नहीं मिला। अकादमी ने कहा था, हे, ऐसा नहीं है कि मैं रुकने को तैयार नहीं हूं, बस कुछ लोग हमेशा मुसीबत ढूंढते रहते हैं। नंदिनी मेरी सगी है। अगर मैं इतनी तकलीफ सहने के बाद भी उसका बदला नहीं ले सकता, तो मैं उसका युवा स्वामी बनने के लायक कैसे रह सकता हूं? साथ ही कुछ दिनों में उसके जागने के बाद मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूं? अगर वे मुझे छूना चाहते हैं, तो बस खुलकर मेरे पास आए। अगर मुझे इतना पीटा जाए कि मैं अपंग हो जाऊं, तो भी मैं ऐसी कोई दुश्मनी नहीं रखूंगा। लेकिन अगर वे मेरे परिवार और दोस्तों को छूते हैं, बिल्कुल नहीं। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन आरव की बातें सुनकर शिक्षक अनुपमा का दिल अनजाने में कांप उठा और उसने बोल दिया, अगर मैं नंदिनी की तरह पीड़ित होता, तो क्या तुम भी ऐसे ही होते? बेशक। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? आरव ने बिना सोचे समझे कहा। आनंद तुरंत उसके हृदय में समा गया, जिससे शिक्षिका अनुपमा को एक अभूतपूर्व अनुभव, संतुष्टि की अनुभूति हुई। लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास वो अवसर नहीं है ना? तुम स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी हो, ग्रेट मार्शल अकादमी में सबसे कम उम्र की उच्च रैंक की कीमिया मास्टर हो। तुम्हें धमकाने की हिम्मत कौन कर सकता है? आरव ने जोड़ा। शिक्षक अनुपमा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कौन जानता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे, स्वर्ग की इस गौरवशाली बेटी को, आपकी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। मुझे डर है कि ग्रेट मार्शल अकादमी में हर पुरुष का सम्मान है कि वो शिक्षक फेंग की रक्षा कर सके, है ना? आरव ने ठहाका लगाया। शिक्षक अनुपमा ने हल्के से शर्माते हुए विषय को बदल दिया। ओह, ठीक है। क्या वास्तव में ट्रुथ पिल नामक कोई औषधीय पिल है? ये भी आपके गुरु द्वारा आपको दी गई है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, ट्रुथ पिल वास्तव में कोई गहन औषधीय पिल नहीं है। ये एक प्रकार की औषधीय पिल है जिसे दिव्य आत्मा पर लगाया जाता है।
जिससे मार्शल कलाकार की दिव्य आत्मा प्रतिरोध करना छोड़ देती है। चूंकि एक औषधीय पिल है जो सोल नर्वशिंग पिल की तरह आत्मा की शक्ति को मजबूत करती है, इसलिए इसकी विपरीत स्वाभाविक रूप से ट्रुथ पिल है। शिक्षक अनुपमा को एहसास हुआ, तो ऐसा ही है। लगता है कि मेरे क्षितिज अभी भी बहुत उथले हैं। यह पता चला है कि अगर हम समस्या के बारे में दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं तो वास्तव में ऐसा प्रभाव होता है। आरव मुस्कुराए और कहा, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मास्टर का क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से ऊंचा है। मैं उनके क्षितिज की तुलना कैसे कर सकता हूं? इतना सरल तर्क। अगर मुझे कोई रास्ता निकालना पड़े तो मैं अपने पूरे जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं कर पाऊंगा। यहां तक कि जब उनकी साधना हमारे वर्तमान क्षेत्र में थी तब भी वे इस तर्क को समझ नहीं पाए होंगे। तभी शिक्षक अनुपमा को सहजता महसूस हुई। आप सही है, साधना क्षेत्र व्यक्ति के क्षितिज को निर्धारित करता है। ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता अभी भी लंबा है। तभी आरव ने कहा, तैयारी का काम पूरा हो गया है। भट्ठी चालू करें और पिल को परिष्कृत करें। आरव ने सिर हिलाया और सत्य पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एल्केमिस्ट टेस्ट के दौरान की तुलना में, चाहे वो सार ऊर्जा हो या आत्मा की शक्ति, आरव कहीं अधिक मजबूत था। स्वाभाविक रूप से वर्तमान आरव के लिए यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक का उपयोग करके लॉ ग्रेड 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना उतना कठिन नहीं होगा। 2 घंटे बाद आरव एक बार फिर प्रकाश झा के सामने आया। उसके हाथ में ताजी बनी ट्रुथ पिल्स की एक बोतल थी। ये ट्रुथ पिल्स है, क्या एल्डर झा इसे व्यक्तिगत रूप से आजमाना चाहते हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दवा का परीक्षण करने वाला व्यक्ति पहले से ही तैयार है। मैं बाद में देखूंगा कि तुम कैसे दृश्य को साफ करते हो। जब आरव परिष्कृत कर रहा था तब प्रकाश झा ने पहले से ही कई कीमिया दाव विशेषज्ञों से पूछताछ की थी। उनमें से किसी ने भी सत्य पिल्स के बारे में नहीं सुना था। भले ही आरव लॉ रैंक के अल्केमी मास्टर है, क्या वे अकादमी में वरिष्ठों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? इसलिए प्रकाश झा ने बहुत पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि आरव छल के माध्यम से दूसरों को गुमराह करना चाहता है। ये सब इसलिए ताकि मोहिनी आहूजा आज्ञाकारी रूप से प्रस्तुत हो जाए। प्रकाश झा एक पुराने अनुभवी थे। वे इस तरह की चाल में कैसे फंस सकते थे? इस समय वहां और भी अधिक दर्शक थे। छात्रों के अलावा कई प्रशिक्षक भी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां तक कि एल्डरस काउंसिल के लोग भी इकट्ठे हुए थे, जिनमें 2 उपप्रधान आचार्य भी शामिल थे। आरव, इस उपप्रधान आचार्य ने पहले से ही 200 वर्षों तक कीमिया पथ पर शोध किया है और मैंने कभी सत्य की गोली नामक किसी चीज के बारे में नहीं सुना है। क्या आपको वाकई भरोसा है? मेघराज पंडित एक कीमिया ग्रैंड मास्टर थे। उन्हें यहां बोलने का सबसे बड़ा अधिकार था। उन्होंने भी सत्य की गोली के बारे में नहीं सुना था। इससे कई लोगों को आरव के बारे में संदेह हुआ। आरव को मेघराज पंडित की ओर से कोई दुर्भावना नहीं दिखी, बल्कि इसके बजाय एक हल्की चिंता थी। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो उपप्रधान आचार्य, अगर इस औषधीय गोली में कोई समस्या है तो मैं अपना सिर एल्डर झा को अर्पित कर दूंगा। मैं देख सकता हूं कि उन्हें इस युवा के सिर में काफी समय से दिलचस्पी है। ये बदमाश निश्चित रूप से हमारी आंखों में धुंध फेंक रहा होगा। मुझे इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। प्रकाश झा बार बार अपने दिल में खुद को चेतावनी देता रहा। और तो और, अगर आरव ने अपना सिर देने की हिम्मत की भी तो प्रकाश झा ने उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। आरव को पहले से ही उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य का दर्जा प्राप्त था। अगर वो रहस्यमय तरीके से मर जाता तो प्रकाश झा नदी में भी कूद भी जाता तो भी खुद को साफ नहीं कर पाता। ये सुनते ही मेघराज पंडित का चेहरा बदल गया और गंभीरता से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? अगर वाकई कोई समस्या है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम जीवन और मृत्यु के बारे में इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हो? यह फटकार की तरह लग रहा था, लेकिन हर कोई उन शब्दों में आरव की रक्षा करने की मंशा सुन सकता था। तो क्या होने वाला है आगे? क्या ट्रुथ पिल पकड़ पाएगा मोहिनी आहूजा की झूठ को? अगर ऐसा कुछ होगा तो मोहिनी के साथ क्या करेगा आरव? क्या लगता है आपको? ये सब के बारे में चलिए सुनते हैं अगले वीडियो में।